नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है हमारे पास। एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि TWENTY को WTENYT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में ANIMAL को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में खूब ढेर सारे देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है TWENTY और इसे कूट किया गया है WTENYT में। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले इसे दो दो लेटर में पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है TW और यहाँ पर आगे दिया है WT। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दिया हमारे पास TW और उसके बाद दिया है यहाँ पर WT। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका उल्टा यहाँ पर दिया, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर टी दिया है तो यहाँ पर उसके बाद यानी कि दूसरे स्थान पर टी दिया है और यहाँ पर दूसरे स्थान पर डब्लू है तो यहाँ पर पहले स्थान पर डब्लू दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम उसी प्रकार से ANIMAL में वही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है A और N, तो यहाँ पर हम लिखेंगे N और A। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में दो लेटर जो कि यहाँ पर NA दिया है और यहाँ पर भी NA दिया है। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है I और M, तो यहाँ पर लिखेंगे I और M। अब इसका उल्टा करेंगे तो M और I। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए में M और I दिया है और ऑप्शन डी में I और M दिया है। तो यहाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन डी होगा गलत और ऑप्शन सी भी होगा गलत और ऑप्शन बी भी होगा गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास। किसी निश्चित कूट भाषा में GRAPE को 21, 54, 3, 48, 15 और MELON को 39, 15, 36, 45, 42 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस कूट भाषा में PEACH को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यह भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में खूब ढेर सारे देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जो हमसे प्रश्न पूछा है, यानी कि जिसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा है PEACH के बारे में, इसका सभी लेटर ऊपर दिए हुए सभी शब्दों यानी कि सभी लेटर के साथ अंतर नहीं थे, यानी कि इसमें सभी में यही लेटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला लेटर P है तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी P दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो P का मान यहाँ पर दिया है 48। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 48, क्योंकि यहाँ पर पहला लेटर हमारा P है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा लेटर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है E और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर अंतिम में यानी कि पांचवा लेटर E है और यहाँ पर गिनती में पांचवा अक्षर हमारा 15 है। तो यहाँ पर करेंगे हम 15। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है A और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा लेटर हमारे पास A दिया है और गिनती में तीसरी संख्या हमारे पास 3 दी हुई, तो यहाँ पर होगा 3। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास C और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर C हमारा किसी में भी नहीं दिया है। तो उसके बाद H भी हमारा कहीं पर भी नहीं दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए में 48, 15, 3 दिया है और ऑप्शन सी में 48, 15, 3 दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम H का प्लेस वैल्यू होता है 8, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई मतलब इसका नहीं होगा। तो दोस्तों आप इसका उत्तर
आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 1 या 2 है लेकिन ठीक बाद में 6 या 8 नहीं है। तो देखिए हमारे पास एक नीचे यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि 3 ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 1 या 2 है लेकिन ठीक बाद में 6 या 8 नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले पकड़ेंगे 3 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 दिया है लेकिन इसके पहले 3 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके पहले हमारे पास 6 है, तो यहाँ से हमारा यह नहीं बनेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है 3, लेकिन 3 के पहले हमारे पास यहाँ पर 2 दिया है और हमसे प्रश्न पूछा है कि 3 के ठीक पहले 1 या 2 हो। तो यहाँ पर 1 यहाँ से हमारे पास बन गया। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर 3 है लेकिन 3 के पहले 1 नहीं है, तो यहाँ से यह नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3 और 3 के पहले ठीक 1 है, तो यहाँ से 1 और बन जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3 लेकिन 3 के पहले ठीक 6 दिया है, 6 दिया है तो यह नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है 3 और 3 के पहले ठीक 2 दिया है, तो यहाँ से 1 और बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 3 दिया है और 3 के पहले ठीक 1 दिया है, तो यहाँ से 1 और बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 3 दिया है लेकिन 3 के पहले 3 दिया है, तो यहाँ से यह नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अंतिम में तो यहाँ पर 3 दिया है लेकिन 3 के पहले 2 तो दिया है लेकिन उसके ठीक बाद 6 दिया है, तो यहाँ से हमारा यह भी नहीं बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 के पहले 1 दिया है लेकिन बाद में 8 दिया है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा 1 और कट गया। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर 3 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर 61 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 95 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 95 में से 61 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4 और 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3, यानी कि 61 में अगर 34 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 95। उसके बाद यहाँ पर हम 95 में कितना जोड़ें कि 138 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम 138 में 95 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 13 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 4, यानी कि 95 में अगर 43 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 138। उसके बाद इस 138 में कितना जोड़ें कि 197 हो जाए। तो यहाँ पर हम 197 में अगर 138 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम 17 में 8 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 9। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 8 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 5, यानी कि 138 में अगर 59 जोड़ेंगे तो होगा 197। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर हम 197 में कितना जोड़े कि 269, यानी कि 279 हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 279 में 197 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 में हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 2, और उसके बाद यहाँ पर 7 में 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पर होगा 17, तो यहाँ पर हो गया 82, यानी कि 197 में अगर 82 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 279। उसके बाद अब यहाँ पर हम 279 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ से पता करेंगे तो आपको यहाँ से कोई भी, यानी कि कोई भी नियम लागू
होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक स्टेप और नीचे चलेंगे तो देखिए आप यहाँ पर अगर 34 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 43 हो जाए, तो यहाँ पर 34 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 43। उसके बाद इस 43 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 59, और 59 में अगर हम यहाँ पर 23 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 82। उसके बाद दोस्तों अभी भी हमें यहाँ पर कोई भी नियम लागू हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम एक स्टेप और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम 9 में अगर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16, और यहाँ पर 16 में अगर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। अब दोस्तों यहाँ पर हम 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30, और यहाँ पर दोस्तों हम 82 में अगर 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 82 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 8 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 112। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर हम 279 में अगर हम 112 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हम 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 की 1 हासिल 1। उसके बाद यहाँ पर हम 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि यहाँ से हो गया 9। और यहाँ पर दोस्तों अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 391, यानी कि 391 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे ये होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी शब्द यानी कि कौन सा शब्द होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको BO 88 दिया है, यानी कि यहाँ पर इतने को और इतने को देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 88 में कितना जोड़ें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर 80 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 76, और 76 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 72। उसी प्रकार से अगर दोस्तों हम यहाँ पर 80 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 84, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 84। तभी दोस्तों यहाँ पर 88 में अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 84। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ऑप्शन बी में ही 84 दिया है, तो यही होगा राइट आंसर। आगे आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्नों को लगाने से पहले आपको यह देखना होगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी संख्या मध्य में दी हुई है। तो यहाँ पर हम इन दोनों में यानी कि 5 और 8 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 39 प्राप्त हो जाए, और वही सेम नियम हम 7 और 5 में लगाएंगे कि यहाँ पर 36 प्राप्त हो जाए, और वही नियम हम यहाँ पर 9 और 11 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 5 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 8 13, और 13 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 39, यानी कि 13 3 39, जो कि यहाँ पर बीच में 39 हमारे पास दिया है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12, और 12 में दोस्तों अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 12 3 36, जो कि यहाँ पर मध्य में 36 दिया है। यानी कि दोस्तों यही नियम हम इस 11 और 9 में लगाएंगे। तो देखिए 11 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 20, और 20 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 3 60, यानी कि यहाँ पर होगा मध्य में 60। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 60। तो यही होगा दोस्तों हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर
बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है हमारे पास, जी यफ की पुत्री है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे जी जो है वह यफ की पुत्री है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जी यफ की पुत्री है तो जी होगी वृत्त में, क्योंकि अगर महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे हम वृत्त में और पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे हम चतुर्भुज में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यफ के की बहन है। तो यहाँ पर यफ जो है वह के की बहन है। अगर यफ बहन है तो यह भी होगी वृत्त में। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है कि यच का पुत्र है। तो यहाँ पर जो के है वह यच का पुत्र है तो के होगा चतुर्भुज में और यच होगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर के होगा पुत्र। अब उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है यच ई का पति है। तो यहाँ पर जो यच है वह ई का पति है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम डबल लाइन और यहाँ पर होगा ई, और यच पति है तो यह होगा चतुर्भुज में, और ई महिला है तो यह होगी वृत्त में, क्योंकि अगर पति पत्नी है तो एक होगा पुरुष एक होगी महिला। उसके बाद अंतिम में हमसे प्रश्न पूछा है कि जी का ई से क्या संबंध है, यानी कि जी क्या लगेगा ई का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर जी की माँ यफ है तो यहाँ पर यफ की माँ ई होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा, यहाँ पर हमारा होगा पुत्री की पुत्री, क्योंकि ई की पुत्री यफ है और यफ की पुत्री जी है। तो यहाँ पर दोस्तों पुत्री की पुत्री होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, सभी 47 लोग उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पर है, यानी कि सीमा जो है वह दाएं छोर से 22वें स्थान पर, यानी कि दायां मतलब राइट साइड से वह होगी 22 स्थान पर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है जबकि बीना यानी कि बिनी बाएं छोर से 31वें स्थान पर है, यानी कि लेफ्ट साइड से 31वें स्थान पर। उसके बाद अंतिम में पूछा है कि सीमा और बिनी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या है 47, और यहाँ पर बिनी और सीमा बाएं और दाएं छोर से मिलाकर होंगी टोटल कितना, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि 53। अब इस टोटल में अगर हम इस 53 में अगर हम टोटल घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6। लेकिन दोस्तों हमारा 6 राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बिनी और सीमा को 2 बार गिना गया है। तो यहाँ पर हम इसमें कर देंगे 2 माइनस 6 में 2 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पर 4, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाईं छोर से दाईं छोर की जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बायां दिया है और दाहिना यानी कि दायां दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद एक संख्या भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले प्रतीकों को पकड़ेंगे, यानी कि प्रतीक को देखेंगे और यहाँ पर हम ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला प्रतीक है हमारे पास @ और इसके पहले हमारे पास कोई भी अक्षर नहीं है, तो यहाँ से हमारा यह नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो के दिया है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एंड दिया है और एंड के पहले एक अक्षर है यानी कि के, और उसके बाद एक संख्या है 2, तो यहाँ से हमारे पास एक बन गया। उसके बाद आगे फिर चलेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास एंड, और एंड के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो इसके पहले हमारे पास सी दिया है लेकिन इसके बाद में टी दिया, तो यहाँ से हमारा यह नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद एक अक्षर दिया है और उसके बाद एक, यानी कि परसेंटेज के पहले एक अक्षर दिया है और परसेंटेज के बाद एक गिनती यानी कि संख्या दी हुई, तो यहाँ से हमारा एक और बन गया, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। और उसके बाद आगे फिर चलेंगे तो यहाँ पर दिया है हैज, और हैज के पहले
एक अक्षर दिया है और अहेज के बाद एक संख्या दी है, तो यहाँ से एक और बन गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टार दिया है, लेकिन स्टार के पहले तो संख्या, स्टार के पहले तो अक्षर दिया है लेकिन बाद में संख्या नहीं दी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 1, 2 और 3 बनेगा, यानी कि 3 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बैठक वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षाओं में ढेर के यानी कि भर भर के देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिए हमारे पास ABCDE और FG एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 7 लोगों का स्थान फिक्स करेंगे और इन सभी का मुँह केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न दिया है कि यहाँ पर प्रश्न दिया है कि एफ जी के ठीक बाएं पड़ोस में है, यानी कि एफ जो है वह जी के बाएं ठीक पड़ोस में है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एफ और जी को। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ई जो है वह सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सी को और सी का बायां होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बना देंगे हम ई को। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर पढ़ेंगे तो आगे दिया है यहाँ पर सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर बनाएंगे हम ए को, इसका बायां होगा ऊपर, तो यहाँ पर बैठा है सी। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है बी जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो बी है वह जी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान होगा बी। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक स्थान बचा और यहाँ पर बैठेगा सिर्फ डी, क्योंकि इसमें सिर्फ डी ही बचा है। अब उसके बाद यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर ई के बाएं से गिनने पर एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ई है और इसका बायां होगा इस साइड, तो यहाँ पर ई और एफ के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो यानी कि 2 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो हमने दूसरा प्रश्न दिया है उसका उत्तर ज़रूर हमें कमेंट में दीजिएगा। आज के बस नहीं, धन्यवाद।